पहले तो सबका नमस्कार और रतन को बहुत बहुत बधाई और डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों को बहुत बधाई। आपने अपने शिक्षक के लिए, रतन के लिए इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, रतन को तो अब जानते हुए कितने 20-25 इतिहासकारों के शब्दों में कहूँ तो क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी से ज्यादा हो गया है और इसमें उनकी यात्रा हम लोगों ने कहीं देखी। मैं भी इतिहास पढ़ाती हूँ, वो भी पढ़ाते हैं, हम दोनों ने पीएचडी लगभग साथ साथ की अपनी अपनी, लेकिन दो एकदम अलग अलग विषयों पे। वो एंशिएंट इंडिया के, प्राचीन भारत के इतिहासकार है, मैं आधुनिक भारत के इतिहासकार हूँ। और वैसे तो मेरा काम जो है वो शहरों पे है। कानपुर शहर पे मैंने एक पीएचडी की, लेकिन जब मैं पीएचडी कर रही थी उसी समय से मेरा एक इंटरेस्ट जागा भोजन के ऊपर, खाने के ऊपर। तो रतन ने आज मुझे उसी पे कहने के लिए भी आमंत्रित किया था। और मैं आपको बता दूं कि रतन हमारे जब से दोस्त बने हैं तब से हमें बड़े प्रेम से खिलाते आ रहे हैं। जब न तब आप में से कई लोग इस बात को जानते होंगे कि ये जो इनका घर है, और इस घर के पहले भी रतन लाल की न्यू ईयर पार्टियां, बाकी पार्टियां, पार्टी देने के लिए दिनों को जोड़ना पड़ता था। उनको खाने से में जितना इंटरेस्ट है उससे ज्यादा इंटरेस्ट खिलाने में है। मेहमान नवाजी में कभी कोई कमी नहीं आई और हर बार ये ऑलमोस्ट एक तरफा होता है। रतन खिलाते हैं, हम खाते हैं हर बार। सो ये तो एक आदमी के बड़े दिल की बात कही जाएगी। इन्होंने एक बार मुझे याद होगा रतन, आपने बहुत एंटरप्रेन्योरशिप दिखाते हुए एक लिट्टी चोखा का वो भी लगाया था, खाने का वो भी क्या था, बल्कि मेरे घर में भी आके खाना पकाया और पकवाया इन्होंने ही है। तो ये इनका एक बहुत पुराना खाने से संबंध है। और जब आज ये दलित विमर्श के को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैंने भी एक छोटा सा शोध पत्र लिखा था। उसमें मैंने जब खाने के ऊपर, कुक बुक्स के ऊपर काम करना शुरू किया। मेरा काम हिंदी कुक बुक्स पर है। आमतौर पे 1920, 1908 से लेकर 1920, 1930, 1950 तक की हिंदी पट्टी की जो रेसिपी बुक्स थी, कुक बुक्स थी, उनके ऊपर मैंने शोध किया। कुक बुक्स मेरे लिए, या जिस प्रकार से पाक शास्त्र की पुस्तिकाएं हैं, वो उनके मेरे लिए कल्चरल टेक्स्ट हैं, क्योंकि वो आपको बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बताती है जो आपको आम इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा। और जब आप खाने की बात करते हैं, कहने को तो लगता है कि खाने की बात क्या है, हम रोज खा रहे हैं, लेकिन रतन के साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी मैंने कहा था कि अगर आप आप अपनी रोज की थाली देखें तो आप पाएंगे कि बहुत सारी चीजें जो हम आइडेंटिटी को लेके, अपने अस्मिता को लेके कहते हैं, वो धीरे धीरे टूटने लगती हैं। हम जब ये देखते हैं कि हम आज जो भी खा रहे हैं वो कितने लंबे दूरी से हमारे पास आया है। एक बहुत सबसे आसान उदाहरण है, आजकल लोग देते हैं, मैं भी देती हूँ, वो है आलू। अगर आपने किसी ने भी आज सुबह से आलू खाया है, मक्का खाया है, तो ये सब दक्षिणी अफ्रीका से मुश्किल से 500 साल पहले यूरोप और हिंदुस्तान आया, और भारत में और उत्तर भारत में एक्चुअली प्रचलन 1875 के बाद शुरू हुआ। तो आप सोचिए, जो चीज आप आज व्रत में खाते हैं, वो चीज अगर 150-200 साल पहले आपके जीवन में थी ही नहीं, इस देश के जीवन में थी, संस्कृति में नहीं थी, तो फिर हमारी अपनी अस्मिता और संस्कृति की शुद्धता के बारे में आप कौन कौन सी बात कर सकते हैं। दूसरे, जब खाने की या कुक बुक्स की बात होती है, तो कुक बुक्स या क्यूजीन, पाक शास्त्र, भोजन शास्त्र की जब हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें वो अपने आप में एक अपर कास्ट विधा है, अपर क्लास विधा है। क्योंकि क्यूजीन कहाँ से बनता है? क्यूजीन बनता है किसी चीज के डिस्टिंक्शन से। जब आपके पास बहुलता होती है खान पान की, पदार्थों की, तब आप उसको अलग अलग तरीकों से खाते हैं। तो मैंने एक पर्चा शुरू किया था जिसमें मैंने कहा कि आप जाएं हिंदुस्तान में कहीं भी, तो आप ढूंढते हैं, आपको वैष्णव भोजनालय बहुत मिल जाते हैं। आपने कभी दलित भोजनालय देखा है? या आपको हमेशा वैष्णव थाली मिलेगी? आपको कहीं दलित थाली मिली है? वैष्णव थाली की क्या वो होगी, क्या कह सकते हैं उसका? हाँ, वैष्णव थाली से आप क्या समझेंगे? एक ऐसी थाली जिसमें भांति भांति की सात्विक चीजें रखी हुई है, व्यंजन है, दाल भी होगी, पूरी भी होगी, सब्जी भी होगी, बस 3-4 थाली का मतलब ही है कि आपके पास खाने पीने की बहुलता है।
आप एक ये इस तरीके नहीं खा लें कि 1 जून हमने चावल खाया, 1 जून रोटी खाई, किसी दिन कुछ भी नहीं खाया। तो जब हम एक्चुअली भोजन की या कुक बुक्स की बात करते हैं तो वो बात अपने आप में ही एक कास्ट क्लास के पूरे विमर्श को लेकर थे। हम बहुत आसानी से पाक शास्त्र की बात ऐसे ही नहीं कर सकते। अगर आप उसमें से सिर्फ रेसिपी ढूंढेंगे तो बात अलग होगी। कुक बुक्स मेरे लिए केवल रेसिपी नहीं बताती है, वो ये बताती है कि रेसिपी में पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ किस तरीके से उनको अपनाया गया, किन चीजों को अपनाया गया, किस तरह अपनाया गया, कब रिजेक्ट कर दिया गया कई चीजों को। कई चीजें जो हम अब सोचते हैं कि हमारी संस्कृति के, वो यहाँ की नहीं है। कुछ जो बहुत ही विदेशी है वो आ गई। मतलब आलू का एग्जाम्पल या टमाटर का एग्जाम्पल आप 1925 की किताबें उठा के देख लीजिए पाक शास्त्री, उसमें लगभग हर एक बुक में आपको टमाटर का नाम विलायती बैगन लिखा मिलेगा हर एक जगह पे। अब जो चीज उतनी विलायती है, इसका मतलब ये मैं आपसे कहूं कि आज से 150 साल बाद हमारा आम खाना जो है वो मैगी नूडल्स है, तो आपको कैसा लगेगा? ना केवल आम खाना मैगी नूडल्स, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हमारा भोग भी उसी से चढ़ता है। फास्टिंग फूड भी वही है, फीस्टिंग फूड भी वही है। ये आपकी संस्कृति में आलू की ने अपनी जगह बनाई है 150 सालों और कमोबेश हर एक उसमें बनाई। शुरू में जब गाजर और आलू उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी कलेक्टरों ने बोला, कच्छी और कुर्मी जो होते थे खेत में काम करने वाले, तो वो इसलिए उगाए गए कि जानवर और कामगारों को उसमें मेहनताना दिया जाएगा, उनके लिए वो आलू और अधिकतर शुरू में उगाए जाते हैं। अगर मैं वापस कुक बुक पे आऊँ या दलित भोजनालय पे आऊँ तो आप देखेंगे कि जब आप कई लोगों ने यहाँ पे बात की लिटरेचर की, ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में भी उसमें है। आप देखिए कि फूड कितना महत्वपूर्ण मेटाफर है अपनी क्लास कास्ट लोकेशन को बताने के लिए। जूठन उस मायने में विलक्षण एक प्रकार से आत्मकथा है और बाकी भी सारी दलित आत्मकथाओं में आपको ये मेटाफर मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में भोजन के बारे में बात जब शुरू हुई, अगर आप एकेडमिक बात देखें और अगर आप एंथ्रोपोलॉजिकल बात देखें, तो जो सरकारी बात है वो शुरू हुई भूख से, और भूख से निपटने के लिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात थी, बंगाल फैमिन की बात थी। जब भारत जो है वो स्वतंत्र हुआ तो वो उसी समय बहुत बड़े फैमिन को झेल के आ रहा था। 1943 का जो बंगाल फैमिन था, और उसके बाद भी 1950s में जो खाद्यान्न की समस्या हुई, जिसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन इत्यादि। तो अगर आप देखें तो जो एक सरकारी तंत्र लगा और इकोनॉमिक्स की तरफ से जो खाने पे बात हुई, वो किस प्रकार से मिड डे मील तो आज हो रहे हैं, बट पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये जो सारा आपका सिस्टम है, आज सिंगू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, जिस सिस्टम को आज हटाया जा रहा है, वो सिस्टम हमारी खाद्य सुरक्षा का बेस बना, और ये 1960s 50s 60s में ही इसकी आधार पड़ा। दूसरी तरफ अगर आप समाज शास्त्रीय खाने के अध्ययन को देखें, भोजन की परंपरा को, तो सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसमें बहुत काम किया। आर.एस. खरे ने, मैकमोरिन बहुत सारा काम किया, लेकिन एक प्रकार से वो सारा काम जो था वो उसने खाने को एक अपर कास्ट जो भारत का भोजन है उसको नॉर्मलाइज कर दिया। अगर आप अभी भी देखें तो भारतीय व्यंजन के बारे में आप भारत के बाहर बात करेंगे तो जितनी भी उसमें आपको रेसिपीज मिलेंगी वो अलग अलग रीजन्स की स्टार रेसिपीज, वो वहां पे आपको वैसी रेसिपीज नहीं मिलेंगी जो उस इलाके के गरीब खाते हैं। आपको अभी भी आप अगर इंडियन क्यूजीन करके देखें तो आपको ये रेसिपीज वहां पे जो मिलेंगी वो यूजुअली अपर कास्ट बिरयानी मिल जाएगी, नवाबों के जमाने की थी। उसके साथ साथ आपको छोले भटूरे मिल जाएंगे, दक्षिण भारत में डोसा इत्यादि मिल जाएगा, और कोई रेसिपी आपको नहीं मिलेगी। धीरे धीरे अब जो है वो प्रेजेंट रेसिपीज उसमें आ रहे हैं। अब आप लिट्टी चोखा की बात करते रहते हैं, अब आप जिनको सुपर फूड्स कहते हैं वो वही चीज है, बाजरा, जौ, जो कि पहले भारत के गरीब खाते थे, और इसलिए खाते थे क्योंकि जो अच्छी जमीन होती थी जिसमें गेहूं उगता था वो उनके नसीब में नहीं थी, तो जो जमीनें उनको दी गई उस पे ही उन्होंने बहुत हार्डी क्रॉप्स उगाए, और इस तरीके से उन्होंने अपनी सेहत को भी बना के रखा। तो हम लोग जब इस प्रकार से बात करते हैं तो उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, जिसको लेके रतन से मैं हमेशा प्रभावित रही हूँ, कि अपने
अपनी विरासत को के ऊपर ना कभी उन्होंने रोना रोया, बल्कि उसको एक नई आइडेंटिटी में बदल दिया। उसको उस एक बात को उन्होंने हमेशा आगे लेके चले कि मुझे जो मिला है और जिसको मैं जहां तक लेके जाऊंगा, उसमें मैं अपने पीछे की सीढ़ी को कभी छोड़ नहीं दूंगा। हम कहते हैं ना कुकिंग में कि आप जो बना रहे हैं वो आप अपने इंग्रेडिएंट से, आपने जो पढ़ा, जो लिखा, जो आपको मिला, उसको भी स्वीकार किया, अपनी विरासत को भी स्वीकार किया और सबको लेके आगे बढ़े। तो ये बात मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है और इसीलिए मैं इनको फिर से मुबारकबाद दूंगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।